उत्तराखंड का एक जिला है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में ही मेजर जीएन डोभाल और उनकी पत्नी अरुणा डोभाल रहती हैं। उनके घर पर 20 जनवरी 1945 को एक बच्चे का जन्म होता है और वो बच्चा बड़ा होकर के आगे चल करके यूपीएससी का एग्जाम देता है और एग्जाम क्वालिफाई करके वो आईपीएस बन जाता है। सन 2004 में वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर बनता है और सन 2014 में वो भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज कहानी ऐसे शख्स की है जिसे भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी की। अजीत डोभाल जी का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में होता है और चूंकि इनके पिताजी मेजर थे तो उनकी पोस्टिंग अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पर होती रहती थी। इस वजह से अजीत डोभाल जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो राजस्थान के अजमेर के मिलिट्री स्कूल से पूरी होती है और 1967 में इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई पूरी की इकोनॉमिक्स से और उसके अगले ही साल 1968 में इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई करके आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं। अजीत डोभाल जी महज 22 साल की उम्र में आईपीएस बनते हैं और इनकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो केरल राज्य के कोट्याम जिले में होती है। अजीत डोभाल जी की जब पोस्टिंग होती है तो उसके कुछ ही महीनों बाद केरल के ही एक जिला है कुन्नूर, 28 दिसंबर 1971 को वहां पर दो समुदायों के बीच आपसी झगड़ा हो जाता है और झगड़ा आगे चलकर कुछ इस तरह हो जाता है कि वो दंगा और लूटपाट में बदल जाता है और माहौल पूरी तरह से बिल्कुल तनावग्रस्त हो जाता है। वहां पे जो गृह मंत्री थे के करुणाकरन, वो उस स्थिति को हैंडल करने का काफी प्रयास करते हैं पर स्थिति नियंत्रित नहीं होती है। तभी उनको कुछ अधिकारियों ने सलाह दिया कि सर वहां पर अगर आईपीएस अजीत डोभाल को भेजा जाए तो शायद वो वहां की स्थिति को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और आईपीएस अजीत डोभाल को उस कुन्नूर जिले में भेजा जाता है। आईपीएस अजीत डोभाल जब वहां पर जाते हैं तो पहले हर एक छोटी बड़ी जानकारी को इकट्ठा करते हैं और जानकारी इकट्ठा करके उस एरिया का भ्रमण करने निकल जाते हैं जहां पर वो दंगा पसरा था, जहां पर लूटपाट हो रही थी। बिना किसी पुलिस फोर्सेस के इस्तेमाल किए अजीत डोभाल वहां के लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें समझाते बुझाते हैं और समझा बुझा करके कुछ ही दिनों में, महज कुछ ही दिनों में उस दंगे को शांत करवा देते हैं। अजीत डोभाल उस समय काफी फेमस हो जाते हैं और उनका अजीत डोभाल जी का ट्रांसफर कुछ ही महीनों बाद केरल से डायरेक्ट दिल्ली कर दिया जाता है और दिल्ली में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में जोड़ दिया जाता है। अब यहां से अजीत डोभाल जी पूरे देश के लिए कार्य कर सकते हैं। अजीत डोभाल ने अपने कैरियर में कई सारे मिशंस को अंजाम दिया है, कई सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस उन्होंने किए हैं। ऐसे ही एक वाकया था जब 1974 में इंडिया ने अपना परमाणु परीक्षण किया था तो इंडिया को ही देख करके पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण करने की तैयारियां करने लगा फ्रांस और चाइना की मदद से। हालांकि बाद में फ्रांस उसकी मदद से इनकार कर देता है लेकिन चाइना उसकी पूरी तरह से मदद करता रहता है। जब इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को होती है तो उन्होंने आईबी और रॉ की मीटिंग बुलाई और मीटिंग में ये प्लान बनाया गया कि किस तरह से पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण की तैयारियों से रोका जा सके। तो आईबी के कुछ ऑफिसर्स को जासूस बना करके किसी को चाइना, किसी को पाकिस्तान भेजा जाता है और वहां पर वो जा करके वहां की जानकारियों को हिंदुस्तान पहुंचाते हैं। इसी क्रम में अजीत डोभाल जी को पाकिस्तान भेजा जाता है जासूस बना करके और अजीत डोभाल जी पाकिस्तान जाते हैं तो एक मुसलमान के वेश में रहने लगते हैं और वहां पर परमाणु परीक्षण से संबंधित जानकारियों को पता करते करते एक दिन इनको पता चलता है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के कहोटा नाम के तहसील में एक खान रिसर्च सेंटर है, वहां पर पाकिस्तान परमाणु परीक्षण की तैयारियां कर रहा है। अजीत डोभाल उस कहोटा में पहुंच जाते हैं और खान रिसर्च सेंटर के आसपास भिखारी बन करके रहने लगते हैं और वहां पर पूरी निगरानी करते हैं कि कौन व्यक्ति अंदर जा रहा है उस खान रिसर्च सेंटर के अंदर, कौन उस वहां से बाहर आ रहा है। तभी उन्हें याद आता है कि ऐसे तो कोई पुख्ता जानकारी मिल नहीं पाएगी, तो उन्हें याद आता है कि अगर
वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, जो अंदर आते हैं, जो अंदर बाहर जाते हैं, उनका अगर बाल का अगर सैंपल मिल जाए या वो फिर उनके स्किन का सैंपल मिल जाए, तो उससे ये कंफर्म हो सकता है कि अंदर परमाणु परीक्षण की तैयारियां चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तभी उन्होंने एक वैज्ञानिक का पीछा करना शुरू किया और उन्होंने काफी दिनों तक उसका पीछा किया। तो एक दिन देखते हैं कि वो एक सैलून में जाता है और वहां से बाल कटवा करके बाहर निकलता है। जैसे ही वो वैज्ञानिक बाहर निकलता है, अजीत डोभाल तुरंत उस सैलून में जाते हैं और उसके कटे हुए बाल को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उस बाल के सैंपल को अपने लोगों के माध्यम से हिंदुस्तान भिजवा देते हैं। जब हिंदुस्तान में उस बाल का परीक्षण किया जाता है तो उसमें रेडिएशन की मात्रा बहुत हाई पता चलती है, जिससे इस बात की पुष्टि होती थी कि उस खान रिसर्च सेंटर के अंदर परमाणु परीक्षण की तैयारियां चल रही हैं। इस बात की जानकारी जब हिंदुस्तान में अजीत डोभाल जी देते हैं, दरअसल उस समय 1975 से 77 तक इमरजेंसी लगने की वजह से इंदिरा गांधी जी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी और 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बन जाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अजीत डोभाल जी ने यहाँ की जानकारी दी कि सर पाकिस्तान जो है कहोटा में परमाणु परीक्षण की तैयारियां कर रहा है, अगर इसको तत्काल प्रभाव से नहीं रोका जाता है तो भविष्य में ये हमारे लिए भी खतरा बन जाएगा और कभी भी ये सरदर्द हमेशा बना रहेगा। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई कहते हैं कि भाई मैं अहिंसावादी हूँ, मैं तो गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ और मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता और पाकिस्तान का वो इंटरनल मैटर है, जो कर रहा है उसको करने दो और हमने भी तो इसी तरह से परमाणु परीक्षण किया था। अजीत डोभाल जब प्रधानमंत्री की बातों से उनको सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता है, तब वो काफी हैरान हो जाते हैं, काफी परेशान होते हैं। तो चूंकि अजीत डोभाल इंटेलिजेंस में काम कर ही रहे थे, तो उन्होंने इजराइल की इंटेलिजेंस मोसाद से संपर्क किया और इजराइल को पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण संबंधी तैयारियों की सारी जानकारी बताई। कहा कि अगर आप इसको नहीं रोकते हैं तो कल को ये आपके लिए भी खतरा बन जाएगा। कहते हैं कि अजीत डोभाल जी की जो बातचीत करने की शैली थी वो बड़ी जबरदस्त थी और वो जिससे बात कर लेते थे उसको अपने बस में कर लेते थे और इसी तरह उन्होंने इजराइल को भी तैयार कर लिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। इजराइल कहता है कि अगर हमको आप गुजरात में जमीन दे दीजिए अपने फाइटर प्लेन को रिफ्यूल करने के लिए, तो मैं पाकिस्तान के खान रिसर्च सेंटर को मैं पूरा नेस्तनाबूद कर दूंगा। तब अजीत डोभाल जी पाकिस्तान में रहते हैं और उन्होंने वहां से भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से फिर एक बार बातचीत की और कहा कि सर अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने इजराइल से बात किया है और वो परमाणु परीक्षण की तैयारियां जो पाकिस्तान कर रहा है उसके ऊपर वो हमला करने के लिए तैयार है, बस उसको आप गुजरात में अपने फाइटर प्लेन में रिफ्यूल करने के लिए जगह बस दे दीजिए। जब इतना सुनना था कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भड़क जाते हैं, कहते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, अगर मैं उसको अपने इंडिया में जगह देता हूँ रिफ्यूल करने के लिए तो ये डायरेक्ट हमारे ऊपर भी आरोप आएगा। तब अजीत डोभाल फिर एक बार काफी परेशान होते हैं, सोचते हैं कि अब कैसे इसको किया जाए। तो एक वो वैज्ञानिक का पीछा करते हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं। तो एक दिन देखते हैं कि एक साइंटिस्ट जो है किसी महिला के साथ कहीं बैठा हुआ था, जो कि वहां के हिसाब से ठीक नहीं था। तभी अजीत डोभाल उस साइंटिस्ट के पास जाते हैं, कहते हैं कि देखो तुम अगर मुझे सारे अंदर की जानकारियां नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे करतूतों को पूरे शहर में फैला दूंगा, पूरे देश में फैला दूंगा, जिससे तुम्हारी बहुत बदनामी होगी और तुम्हारे लिए बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। बताते हैं कि वो महिला शायद किसी देश की जासूस वगैरह थी, इसलिए वो वैज्ञानिक डर जाता है और डर के मारे अजीत डोभाल को वहां के अंदर की सारी जानकारियां देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके एवज में वो $10,000 की मांग करता है। जब बात $10,000 की आती है, तब अजीत डोभाल जी एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी से बात करते हैं, कहते हैं कि सर यहाँ पर इस तरह की से बात है और हमको $10,000 की जरूरत है। तब उस बार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई अजीत डोभाल जी को स्पष्ट मना कर देते हैं, कहते हैं कि देखो मैं कोई पैसे वैसे तुम्हें देने वाला नहीं हूं, तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ये बात जब अजीत डोभाल ने हिंदुस्तान में रॉ के चीफ को बताई उस समय के,
तो जो रॉ के चीफ थे काफी नाराज होते हैं और अपना इस्तीफा ले जा करके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को दे देते हैं। कहते हैं कि सर, मैं आपके टीम का में काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे लोग अन्य देशों में जाकर के इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं और आप उनका बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान के रॉ के चीफ का इस्तीफा देने के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाते हैं। कहते हैं कि उस समय तक अजीत डोभाल अजीत डोभाल पाकिस्तान में 2 बार पकड़ लिए जाते हैं। एक बार लाहौर की प्रसिद्ध एक औलिया की मजार है, वहां पर जाते हैं चादर वगैरह चढ़ाने के लिए। वहां पर एक इमाम इनको पकड़ लेता है और इनको ले जाकर के किनारे कहता है कि देखो तुम हिंदू हो। अजीत डोभाल कहते हैं कि नहीं, मैं मुस्लिम हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, तुम हिंदू हो और आओ मेरे साथ चलो। और अपने उस मस्जिद से कुछ ही दूरी पर उसका एक घर था जो कि बंद पड़ा हुआ था। दरवाजा खुलवाता है और अंदर जाते हैं तो इमाम कहते हैं कि देखो तुम मुस्लिम हो, तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहते हैं कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ। कहते हैं तुम्हारे कान छेदे हुए हैं। तब अजीत डोभाल कहते हैं कि हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं पहले हिंदू था और लेकिन अब मुसलमान हो गया हूँ। कहते हैं नहीं, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो, तुम अभी भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो और मैं भी हिंदू हूँ। जब वो इमाम कहता है कि मैं भी हिंदू हूँ, तब अजीत डोभाल काफी शौक हो जाते हैं और अजीत डोभाल को वो उस बंद कमरे की में एक अलमारी रहती है, अलमारी का एक दरवाजा खोल करके भगवान की मूर्तियां दिखाता है और कहता है कि देखो, मैं आज भी अपने भगवान की पूजा करता हूँ। मैं यहाँ अपना भेष बदल के इसलिए रहता हूँ क्योंकि इन लोगों ने मेरे अपने लोगों को मार दिया है, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे फैमिली को मारा है, इसलिए मैं यहाँ पे भेष बदल के रहता हूँ। और तुम इस कान जो छिदवाए हुए हो, इसका सर्जरी वगैरह करवा लो, वरना ऐसे घूमना ठीक नहीं है, यहाँ पर कभी पकड़ लिए जाओगे। और दूसरा वाकया था जब लाहौर में ही एक जगह कव्वाली हो रही थी और अजीत डोभाल वहां जाकर बैठ करके कव्वाली सुन रहे थे। तभी वहां पर एक बगल में बैठे हुए शख्स ने इनकी तरफ इशारा करके कहा कि आपकी नकली दाढ़ी जो है वो गिरने वाली है। तब अजीत डोभाल काफी शौक हो जाते हैं और वहां से तुरंत उठ के चल देते हैं। ये सब होते होते साल आता है 1978, 1978। 1978 में पाकिस्तान में जो सेना प्रमुख थे जियाउल हक, उन्होंने पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया और अब सरकार जियाउल हक के हाथ में आ गई थी। जियाउल हक के ऊपर के पर सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। तब जियाउल हक सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं और इसी क्रम में उन्होंने अन्य देशों के जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, उनसे उनसे बात किया और उसी क्रम में इनका फोन आता है एक दिन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी के पास। मोरारजी देसाई से जैसे ही जियाउल हक बात करने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री जी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि जियाउल हक, तुम हमसे दोस्ती करना चाहते हो, एक तरफ दूसरी तरफ तुम हमारे लिए परमाणु परीक्षण की तैयारियां कर रहे हो कहोटा में। मुझे एक एक पल की जानकारी है, हमारे लोग वहां पर फैले हुए हैं, मुझे एक एक खबर, एक एक बात की वहां की खबर है। मुझे बस इतना सुनना था कि जियाउल हक वहां पर फैले हुए एक एक जासूस को ढूंढ ढूंढ करके मरवा देता है, लेकिन अजीत डोभाल किसी तरह से वहां से बच के निकल आते हैं। तब तक ये खबर जो थी पूरी दुनिया में फैल गई थी कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण की तैयारियां कर रहा है और पूरी दुनिया का एक साथ दबाव पाकिस्तान पर पड़ता है। तो पाकिस्तान अपने उस परमाणु परीक्षण की तैयारियों से संबंधित कामों को रोक देता है वहीं पर। अजीत डोभाल ने हिंदुस्तान में कई बड़े ऑपरेशंस, कई मिशंस को उन्होंने सक्सेसफुली अंजाम दिया है, चाहे वो ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो, ऑपरेशन मिजोरम हो, ऑपरेशन कश्मीर हो, उसके बाद ऑपरेशन चाहे कांधार हाईजैक का प्लेन का मामला हो, हिंदुस्तान की तरफ से निगोशिएट करने के लिए इन्हें वहां पर सेलेक्ट किया गया था। तो अजीत डोभाल ने अपने आईपीएस रहते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और पाकिस्तान में इन्होंने 7 साल रह करके जासूसी की और हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सुरक्षा के लिए जितना हो सका इन्होंने बहुत कुछ काम किया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, ताकि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।